स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब सब डिवीजन ऑफ जर्नल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सब डिवीजन ऑफ जर्नल की तो मैं एक वीडियो आपके लिए पहले समझा चुका हूं। आज मैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल में आपको एक टॉपिक ले रहा हूं, कैश बुक। अब ये कैश बुक क्या है, अब एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए, किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कैश होता है। भाई, कैश में सबसे ज्यादा घपले की संभावना है, सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बेंस है वो कैश में है। भाई, चोरी होने के चांसेस कहां होते हैं? कैश में होते हैं। सबसे ज्यादा जो एक सॉफ्ट चीज है, यानी कि जिसको आदमी इजीली चोरी भी कर लेता है और पता भी नहीं चलता, जिसकी पॉकेट में है वही ऑनर है। तो यानी मेन बेसिक जो कंसेप्ट है अकाउंट में वो कैश का है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब डिवीजन में जितनी भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या तो इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है, ध्यान देना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। यदि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है तो फिर वो कैश बुक में आएगा मेरा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी कैश बुक कि ये कैश बुक क्या है और कितने तरीके से बनती है। तो कैश बुक हमारे यहां मैक्सिमम बनती है 4 तरीके से। एक होती है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक यानी कि केवल कैश के ट्रांजैक्शन, कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो। टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कैश बुक। यानी कि डेबिट साइड इनफ्लो ऑफ मनी, क्रेडिट साइड आउटफ्लो ऑफ मनी। बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। सीधा कंसेप्ट है ना हमारा। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड। तो एग्जैक्ट लिख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। दूसरा, जब हम कैश बुक को बना रहे हैं, सिंपल कैश बुक बना रहे हैं, तो केवल कैश को इंक्लूड करेंगे, केवल कैश को। तो ना तो इसमें बैंक में यानी कि चेक को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ना चेक रिसीव्ड इंक्लूड करेंगे और ना ही चेक का पेड इंक्लूड करेंगे, ना डिस्काउंट इंक्लूड करेंगे, ना डिस्काउंट अलाउड, ना रिसीव्ड। कोई डिस्काउंट हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट में भी ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है। तो क्या ध्यान देना है? कैश का आना और कैश का जाना, केवल कैश का आना जाना। यानी कि जो कैश बुक हम बनाते हैं ये अपने आप में एक कैश अकाउंट है। यानी कैश बुक बनाने के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि हम जो सब डिवीजन कर रहे हैं, भाई सबसे पहले हमने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, हमने ये सारी बुक्स जो प्रिपेयर की हैं, आफ्टर दैट हमें क्या बनाना है? इनके लेजर। लेकिन लेजर बनाने के लिए हमें जो कैश बुक बना रहा हूं, तो कैश बुक से हमें कैश अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट होती है। बस डिफरेंस होता है, क्योंकि जो कैश बुक है ये जर्नल जैसा है, जबकि कैश अकाउंट लेजर जैसा है। लेकिन यहां जर्नल और लेजर को हम अलग अलग नहीं करते, और जो कैश बुक बनाते हैं वही हमारा कैश अकाउंट में भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया सिंपल कैश बुक। एक है मेरे पास 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था, भाई ना तो हम इसके अंदर चेक का रिसीव्ड इंक्लूड करेंगे और ना ही चेक का इशू। तो अब जब चेक को इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है? चेक। यानी चेक का इंक्लूड होने का मतलब क्या है? बैंक इंक्लूड हो गया। यानी कि बैंक से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो फिर आना पड़ेगा मुझे 2 कॉलम कैश बुक में। किसमें आना पड़ेगा? 2 कॉलम। तो इसको 2 कॉलम कैश बुक कहिए, या कैश बुक विद बैंक कॉलम, यानी कैश के साथ बैंक का भी कॉलम, यानी अमाउंट के, बस कुछ स्पेशल नहीं है। भाई सिंपल कैश बुक में कैश का एक डेबिट में कॉलम होगा, एक क्रेडिट में होगा। यहां पर डेबिट और क्रेडिट में एक एक कॉलम और होगा, और वो कॉलम होगा बैंक का। कंसेप्ट सेम होगा। डेबिट साइड इनफ्लो ऑफ मनी, चाहे वो हमारी तिजोरी में आ रही है या बैंक अकाउंट में आ रहा है। ऐसे क्रेडिट में आउटफ्लो ऑफ मनी, दैट मीन्स कि कैश में से कम हो रहा है तो कैश में आ जाएगा, और हमारे बैंक में से कम हो रहा है तो बैंक में आ जाएगा। 2 कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है मेरा 3 कॉलम कैश बुक। ये 3 कॉलम कैश बुक में कोई ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ना ही ये कोई बहुत ज्यादा टिपिकल पॉइंट है। जैसे 2 कॉलम कैश बुक में जितनी भी टेक्निकल कंसेप्ट है बेटा, है ना भाई, टेक्निकल कंसेप्ट सिंपल कैश बुक में सबसे कम है, 2 कॉलम में बहुत ज्यादा है। इसको हमें बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉलम एक सिंपल सा कंसेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद जो 3 कॉलम कैश बुक है, इसमें बस एक पॉइंट और इंक्लूड हो जाता है, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अमाउंट का एक कॉलम और बढ़ जाता है। यानी कि इसमें 3-3 कॉलम होते हैं अमाउंट के। जैसे लेजर बनाते तो एक कॉलम होता है ना, एक डेबिट में, एक क्रेडिट में, यहां 3-3 कॉलम होंगे। 3 डेबिट साइड में, 3 क्रेडिट साइड में, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। ऐसे क्रेडिट में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो एक बड़ा सा कॉलम तैयार हो जाते हैं, 3 कॉलम्स। जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता 3 कॉलम्स का, लेकिन टेक्निकल नहीं है कि आप टेक्निकली कंफ्यूज हो जाएं। भाई डिस्काउंट और इंक्लूड हो जाता है बस, अगर कुछ ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट है तो। ओके ना। एक होता है मेरा पैटी कैश बुक।
अब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली छोटे ऑर्गेनाइजेशन पैटी कैश बुक का कम इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, ये बाउंडेशन नहीं है कि पैटी कैश बुक का इस्तेमाल नहीं करते। यानी मेन कैश बुक के साथ, अब ये तो है नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, कोई एक बनाएगा, या तो सिंपल कैश बुक बनाएगा, या 2 कॉलम बनाएगा, या 3 कॉलम बनाएगा, और फिर साथ में बना सकता है पैटी कैश बुक जो हमारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में, है ना, छोटे छोटे खर्चे। अब हम बड़े खर्चों के साथ छोटे खर्चों को मैच करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए एक अलग से एक पैटी कैश बुक, यानी कि एक मेन कैश बुक के बाहर, एक तो मेन कैश बुक हो गया, तो एक मेन कैश बुक के बाहर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक बुक बना सकते हैं, पैटी कैश बुक। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1 to 1, यानी कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक का परफॉर्मा देखिए मैंने स्क्रीन पर लिखा है आपके लिए, कैश बुक सिंपल सा है, ये आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा परफॉर्मा, सिंपल सा परफॉर्मा होता है सिंपल कैश बुक में। सिंपल कैश बुक में हमारे पास कॉलम बनाने होते हैं सिंपल लेजर वाले, भाई डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। एलएफ का कॉलम हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जर्नल की बात कर रहे हैं, हम लेजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जर्नल बना रहे हैं, तो कॉलम बनेगा एलएफ का, और जब क्या नाम है लेजर बनाते हैं तो कॉलम बनाते हैं जेएफ का। क्लियर है हमारा कंसेप्ट? तो अब समझिए, सिंगल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले डेट हो गया, इसके अलावा हम इसमें एक कॉलम और बना सकते हैं, क्योंकि जो कैश बुक होती है उसमें एक नंबर होता है वाउचर का, वही कैश वाउचर होते हैं, तो हो सकता है उस कैश वाउचर का नंबर रिकॉर्ड करना पड़े, तो डेट के साथ हम कॉलम बना सकते हैं या एलएफ के साथ हम कॉलम बना सकते हैं। तो डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड में डेट है ना, फिर उसके बाद वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। क्लियर क्वेश्चन। इसका जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड हमें क्या बताता है? डेबिट साइड हमें कह रहा है इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ मनी यानी पैसे का आना, इनफ्लो ऑफ मनी। ये मुझे लॉजिक नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है, बस पैसा आ रहा है और इधर है मेरे पास आउटफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी, पैसे का आना और पैसे का केवल जाना। मैंने सब्सिडी बुक में भी आपको यही बात बताई थी कि केवल मनी की ट्रांजैक्शंस हमारे यहां रिकॉर्ड होंगी। यानी पैसा कहां से आता है? पैसा आता है कैपिटल से, हो सकता है मालिक ने पैसा लगाया हो, और यह भी हो सकता है कि हम बिजनेस को पहले से चला रहे हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई ऑनर पैसा लगा सकता है तो टू कैपिटल। गुड्स को सेल करने से पैसा आ सकता है, टू सेल्स। हो सकता है आपने कोई असेट्स बेच दी हो तो टू असेट्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, कि ये जो चीजें हैं कि कहां कहां से पैसा मेरे पास आ सकता है, कहां से आ सकता है। भाई हमने कस्टमर्स को पहले कभी उधार में सेल किया हो, वहां से पहले आ जाए, यानी कि वहां से पैसा आ सकता है हमारे पास। टू डेटर आ सकता है ना भाई, डेटर से पैसा आ सकता है, किसी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा आ सकता है, गुड्स को सेल करके पैसा आ सकता है, ऑनर बिजनेस में पैसा लगा सकता है, या पुराना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। इसी तरह से क्रेडिट साइड में हम जाएंगे तो पैसा केवल जा रहा है। अब जाने के लिए परचेज हो सकती है, क्या हो सकती है कि आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, आप कोई भी एक्सपेंसेस दे रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं। कहने का पर्पस समझिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि उस ट्रांजैक्शन में मनी का इनफ्लो हो रहा है और मनी का आउटफ्लो हो रहा है। बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। गुड्स उधार खरीद रहे हैं, गुड्स उधार में सेल कर रहे हैं, तो इसमें इंक्लूड ही नहीं होगा। कैश होना चाहिए, कैश है तो कुछ भी बेच रहे हैं, असेट्स बेचो, गुड्स बेचो, कमीशन रिसीव करो, कमीशन रिसीव हो सकता है, कुछ भी रिसीव हो सकता है, ऐसे ही आप कुछ भी पे कर सकते हैं। यानी कि आपके पॉकेट से, यानी बिजनेस की पॉकेट से पैसा जा रहा है और बिजनेस की पॉकेट में यानी तिजोरी में पैसा आ रहा है। तो सिंपल कैश बुक में कुछ स्पेशल काम नहीं है, सीधा सीधा कॉलम है। और खास बात क्या होती है कि सिंपल कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही हमेशा ज्यादा होगा, क्रेडिट का ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना पैसा मेरे पास आया है उससे ज्यादा पैसा मैं पे नहीं कर सकता। तो पैसा कहीं से भी आए, चाहे आप लोन लीजिए, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने दोस्तों से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, यानी कि मनी का इनफ्लो और मनी का
आउटफ्लो। तो ये हुआ वन कॉलम कैश बुक, वन कॉलम कैश बुक। यदि आप इसका टू कॉलम कैश बुक बनाना चाहते हैं तो कोई ज्यादा स्पेशल काम आपको नहीं करना है, केवल ये जो अमाउंट का कॉलम मेरे पास है इसके आप दो टुकड़े कर दीजिए, एक कैश का हो गया, एक बैंक का हो गया। कैश का हो गया, बैंक का हो गया। अगर आप इसे थ्री कॉलम कैश बुक बनाना चाहते हैं तो एक कॉलम और बना लीजिए, डिस्काउंट। स्पेशल नहीं है ना कुछ भी भाई, अमाउंट के कॉलम का ही केवल कैश बना रहे थे तो एक ही कॉलम था। बैंक को बना लिया यानी कि टू कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट और ले लिया तो थ्री कॉलम कैश बुक। ऐसे ही आप यहां ले लीजिए, कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन को कि पूरी तरह से हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में वही कैश, बैंक, डिस्काउंट, कॉलम्स बढ़ गई। लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ही हमारे कॉलम्स बढ़ते हैं हमारे कॉलम्स में कुछ टेक्निकल कंसेप्ट बढ़ जाता है। सीधा सीधा कंसेप्ट है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश में आ जाएगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक में आ जाएगा, डिस्काउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ना डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में। ध्यान दीजिए, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा, लेकिन बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, जनरली नहीं होता। जैसे कि किसी कस्टमर ने या बिजनेस ने क्या ले लिया अपने लिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। यदि बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है और ज्यादा मनी बैंक से विड्रॉ किया हुआ है, ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना, जब बैंक से हमारा बिजनेस ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेता है तो बैलेंस डेबिट की बजाय बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, यानी यहां भी बैलेंस हो सकता है हमारे पास। अगर आप देखना चाहें कि टू बैलेंस बीडी, ठीक है, तो बेटा जो बैलेंस बीडी, मैंने आपसे क्या कहा कि कैश बुक तो असेट्स होती है तो इसका बैलेंस कहां मिलेगा आपको, हमेशा डेबिट में मिलेगा, लेकिन बैंक वाला जो बैलेंस है वो डेबिट में ही मिलता है, जनरली तो डेबिट में, लेकिन वो क्रेडिट में भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना भाई कि भाई है क्या कंसेप्ट कि भाई ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या होगा, तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में तो बेटा बैलेंस क्रेडिट ही होगा। और यहां से फिर अब हम कुछ भी लिख रहे हैं तो कोई भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो कहां आएगा, आएगा तो क्रेडिट साइड में ही। लेकिन अब आप चेक के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो बैंक में आएगा, कैश के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो कैश में आएगा। सेम अगर आप सेल कर रहे हैं, भाई सेल कर रहे हैं, कैश के थ्रू सेल कर रहे हैं तो कैश में आएगा, और चेक के थ्रू सेल कर रहे हैं तो बैंक में आएगा। सेम, चाहे वो असेट्स हैं चाहे वो हमारे डेटर हैं, सेम एज इट इज। यानी कि आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं, वो चेक के थ्रू कर रहे हैं या इन हैंड कैश दे रहे हैं। तो कैश होगा तो कैश में आ जाएगा, चेक होगा तो बैंक में आ जाएगा। क्लियर कंसेप्ट हो गया हमारा कि वन कॉलम और टू कॉलम में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। डेबिट साइड इनफ्लो ऑफ मनी, क्रेडिट साइड आउटफ्लो ऑफ मनी। लेकिन जो टू कॉलम कैश बुक है उसमें कुछ टेक्निकल कंसेप्ट और इंक्लूड होते हैं, और वो पॉइंट हैं जब हम मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं या मनी को बैंक से विड्रॉ करते हैं। यहां ध्यान देना आपको कि मनी को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो मनी को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश जाएगा मेरे पास से और बैंक में पैसा आएगा। ध्यान से देखिए, कैश से बैंक में तो पैसा आएगा क्योंकि इनफ्लो ऑफ मनी है, और कैश में से जाएगा यानी कि आउटफ्लो ऑफ मनी है। ध्यान से देखिए बिल्कुल, ये एंट्री यानी जब पैसा आप डिपॉजिट करेंगे तो ये सिचुएशन आपको दोनों साइड कवर होगी, क्योंकि पैसा या तो बैंक में आ रहा है या कैश से जा रहा है, कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट है, बाहर की तो है नहीं। तो यहां पर क्या हो गया भाई, बैंक में पैसा आ गया और कैश में से चला गया। तो अब ध्यान देना, अमाउंट कहां लिखी है मैंने, कैश में, तो कैश में अमाउंट लिखी है तो नाम बैंक का होगा, कैश का कभी नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसी तरह से सेम हम यहां ध्यान दें, यहां पर अमाउंट हमने बैंक में लिखी है तो यहां पर टू कैश होगा, यानी कि मनी डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट। सेम अपोजिट विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से अपने बिजनेस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि बैंक से पैसा निकालकर बिजनेस की तिजोरी में रख रहे हैं, यानी गले में आप उसको कैश में रख रहे हैं, इसको तो रख रहे हैं। तो सिचुएशन में कैश में तो पैसा आएगा, कैश में पैसा आ गया और बैंक से पैसा चला गया, और इसको भी हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये ध्यान दीजिए
यानी कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री वो है जिसकी ट्रांजैक्शन बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी उन्हें हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री दो सिचुएशन में है, जब मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं या मनी को बैंक से विड्रॉ करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हमने डिपॉजिट की एंट्री बना ली थी। अब ये विड्रॉ की, विड्रॉ की सिचुएशन में क्या होगा कि कैश में पैसा आएगा और बैंक से पैसा जाएगा। तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कि यहां पर हमारे पास कहां है पैसा? बैंक में, तो नाम आएगा कैश, नाम आएगा कैश। सेम यहां पर कहां है? कैश, तो नाम आएगा बैंक। यही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि पैसा कैश के कॉलम में है तो हम कैश लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कभी भी आप कोई लेजर बनाएंगे, कभी भी कोई वर्किंग कर रहे हैं, नाम बैंक है तो ये बैंक के कॉलम में नहीं हो सकता, ये कैश में ही होगा। ठीक है? अब अगर कहीं डिस्काउंट का पैटर्न है तो डिस्काउंट में लिख सकते हैं। वैसे 3 कॉलम्स में जो डिस्काउंट का कोई बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है वो 2 कॉलम कैश बुक का ही होता है, उसे ही हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। हो गया कंप्लीट? अब इसमें मनी विड्रॉ की बात कर रहे हैं। अब मनी विड्रॉ में कई बार वो हमें कंफ्यूज कर सकता है। मनी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो एक तो बिजनेस के लिए विड्रॉ किया आपने, एक पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना? अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास नहीं होगी। अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कम हो गया, बैंक अकाउंट से, कैश से भी कम हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन वो क्या है? ड्रॉइंग। क्या है मेरे बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इस सब चीजों में आपको यहां अकाउंट लिखना है, ये मैंने नहीं लिखे हैं तो आप लिख लें, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट मींस कि ये पैसा बैंक से विड्रॉ करके घर चला गया या कैश से विड्रॉ करके घर चला गया। तो इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देना है। यही 2 कॉलम कैश बुक की सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आजकल हम प्रेजेंट सिनेरियो में यूज करते हैं, और वो है चेक से रिलेटेड। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, चेक इशू करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं 100% कि वो पैसा हमने पे कर दिया है। जैसे कि हमने परचेज किया, चेक इशू कर दिया, पेमेंट हो गया। हमने किसी को सैलरी दी, चेक दे दिया, तो पेमेंट हो गया, बात खत्म, डायरेक्ट पेमेंट हो गया। यानी कि चेक को इशू करने में कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब हमें चेक मिलते हैं, जब हमें चेक रिसीव्ड होते हैं, जब हम गुड्स सेल करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, यदि हमें चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि उस ट्रांजैक्शन को सीधा बैंक में लिख देते हैं ना। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन को आपको ऊपर से लेके नीचे तक ध्यान देना है कि जो चेक मुझे मिला है सेल्स का या कस्टमर से, कहीं उसके लिए कोई बाद में ट्रांजैक्शन तो नहीं दी कि हमने इसको बाद में डिपॉजिट किया, तो सिचुएशन बदल जाएगी। ठीक है? अगर कुछ नहीं कह रहा है तो डायरेक्ट सीधा बैंक में आ गया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यदि हमने सेम डे, हम ये मान लेते हैं, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं मेरे बच्चा कि जो कस्टमर ने मुझे चेक दिया है, मैंने उस चेक को सेम डेट में बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो इसलिए बैंक में पैसा जा चुका है। ठीक है? बैंक के अंदर पैसा आ चुका है। क्लियर है ना? लेकिन यदि क्वेश्चन में मेंशन है कुछ दिन बाद, कुछ डेट दी हुई है, कुछ समय बाद कि चेक को डिपॉजिट किया, तो दैट मीन्स कि जो पहले मुझे चेक मिला था मैंने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस चेक के लिए यहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। यानी कि जब आपको चेक मिलेगा तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे केवल तभी आप एंट्री बनाएंगे। और ध्यान से देखिए क्या एंट्री बनेगी, टू चेक इन हैंड अकाउंट। टू चेक इन हैंड अकाउंट मतलब समझ रहे हैं आप, ये एंट्री मैं क्यों बना रहा हूं, इस पर लगातार अपना ध्यान दीजिए कि चेक इन हैंड, जब मुझे वो चेक मिला था, चेक कस्टमर ने दिया था मुझे, तो हमने क्या बनाया अभी, चेक इन हैंड। हमने एंट्री जो बनाई वो बनाई चेक इन हैंड अकाउंट। देखिए बनाकर दिखाता हूं आपको, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू सेल्स, टू कस्टमर, कोई भी। ठीक है? क्योंकि हमने उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया।
और हमने जिस समय चेक बैंक में डिपॉजिट किया उस समय हम ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। तो अब ध्यान दीजिए टू चेक इन हैंड, क्योंकि आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं। ये कैश बुक बैंक कॉलम, यानी मैंने आपसे कहा था कैश बुक के लिए हम कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाते, इसके लिए बैंक अकाउंट अलग से नहीं बनाते, यही काम में आता है मेरे पास। तो इसका मतलब ये अकाउंट है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो टू चेक इन हैंड कब बनाए? जब हमने चेक अदर डेट पर, जिस डेट पर हमने डिपॉजिट किया उसी डेट की ट्रांजैक्शन आपको यहां रिकॉर्ड करनी है। आप देख सकते हैं अगर हम इसे सेम डेट पर डिपॉजिट करते तो ना तो ये ट्रांजैक्शन होती ना ये ट्रांजैक्शन होती, क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, आगे ना, टू डेटर, टू असेट्स, टू सेल्स, सीधा बैंक में पहुंच जाता पैसा। तो जब हमारे पास सेम डेट में चेक डिपॉजिट नहीं होता तो फिर हम चेक मिलते समय कोई ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जब उस चेक को हम डिपॉजिट करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाते, ये ध्यान देना है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाते क्योंकि हमने उसे कैश माना ही नहीं है, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इसको हम हटा देते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझना है प्रॉपर तरीके से, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक, 1 कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक में यहां कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको इनके टोटल लेकर इनका बैलेंस करना है। ध्यान देना है डिस्काउंट में केवल टोटल करना होता है। डिस्काउंट में क्या करना होता है? केवल टोटल करना होता है। डिस्काउंट का केवल टोटल होता है, ये नहीं कि इसका बैलेंस करना है। लेकिन बाकी सभी चीजों का आपको बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। कैसे निकालते हैं? पहले कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल लेंगे, फिर और इसी टोटल को हम इधर कैश बुक में लिख देंगे वापस। समझ रहे ना? वापस लिखना है क्योंकि कैश का टोटल हमेशा डेबिट का ही ज्यादा होता है। तो इसका टोटल लिया और इसी टोटल को यहां लिख दिया, जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट में लिख दिया, फिर क्रेडिट साइड का टोटल लिया और इस टोटल में से माइनस कर दिया, तो निकल कर आ गया बैलेंस, यानी कितने पैसे हमारे पास बचे हैं, कितने पैसे हमारे पास बचे। सेम हमें बैंक का भी करना होता है, बैंक का भी हमें इसी तरह से करना होता है, लेकिन बैंक में ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड, इसका टोटल ज्यादा हो। ठीक है, अगर इसका टोटल ज्यादा हुआ तो ये टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे और ये हमारा यहां पर भी बैलेंस सीडी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। कब होगा? जब बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस तो कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, लेकिन ये इधर आकर जो बैलेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये क्रेडिट साइड में जो सीडी बैलेंस, तो सीडी है, क्रेडिट में लिखा है लेकिन इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जो सीडी बैलेंस है ये कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर बैलेंस सीडी केवल बैंक में ही हो सकता है। यानी कि आपको ये 1 कॉलम यानी सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, ये पूरा कंसेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी है यदि आपने अब तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।